नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए जो बिजनेस मेथड का चैप्टर है, समन्वय कोऑर्डिनेशन, उसके जो MCQs बन सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके बारे में। तो अपना पहला MCQ है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार समन्वय प्रबंध की पृथक क्रिया नहीं है बल्कि प्रबंध स्तर का एक अंश है। मतलब किसके हिसाब से जो अपना कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट की अलग से कोई सेपरेट कोई प्रोसेस नहीं है, पृथक क्रिया नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट जो लेवल होता है उसी का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा कुंटज तथा ओडोनेल। मतलब कुंटज तथा ओडोनेल ने ये परिभाषा दी थी, उसके हिसाब से ये प्रबंध का ही एक पार्ट होता है समन्वय, ये अलग से कोई क्रिया नहीं होती है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, समन्वय का अर्थ क्रियाओं में, मतलब जो कोऑर्डिनेशन का जो डेफिनेशन है वो क्रियाओं में क्या करने से है, जो प्रोसेस है उसमें क्या करने से होती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा एकत्व से है। मतलब उनमें एक रूपता रहनी चाहिए, उनमें समानता रहनी चाहिए, क्रियाओं में आपस में मतलब बॉन्डिंग रहनी चाहिए कि एक दूसरे से जो कनेक्टिंग है वो सही होनी चाहिए, तभी समन्वय रहेगा। फिर क्वेश्चन थर्ड है, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखना कहलाता है। मतलब जो अपने पहले से जो सेट टारगेट है, जो अपने निर्धारित लक्ष्य है, उनको भी पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो विभिन्न क्रियाएं होती है, अपनी जितने भी कार्य होंगे उनमें तालमेल बनाए रखने को क्या कहते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा समन्वय, कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि उनमें क्रियाओं में सभी में तालमेल बनाते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है इसमें। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, समन्वय है मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, ए एवं ब दोनों, मतलब प्रबंध का सार और प्रबंध का हिस्सा, ये दोनों चीज़ें हैं। मतलब जो मैनेजमेंट होता है, मतलब प्रबंध, उसका जो सार होता है, कंक्लूजन होता है मेन जो, और प्रबंध का हिस्सा होता है, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। ये अलग से कुछ प्रोसेस या कुछ और नहीं होता है, मैनेजमेंट का ही पार्ट कहलाता है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, यदि प्रबंध के कार्य किसी माला के पुष्प हैं तो उनको एकता के सूत्र में बांधने वाला धागा है। मतलब जो मैनेजमेंट के जो कार्य होते हैं जितने भी, उनको अगर अपन ये माने कि वो किसी भी माला के पुष्प हैं, फूल हैं, तो उनको एकता के सूत्र में, मतलब एक सूत्र में बांधने का जो धागा होता है उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो किसी भी प्रबंध के सभी कार्यों को एक रूपता में बांधे रखता है, एक साथ रखता है। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रबंध के कार्यों की दूरी केंद्र बिंदु है। मतलब किसको अपन जो मैनेजमेंट के जो कार्य होंगे उनकी दूरी मतलब सेंटर मानते हैं, केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट मानते हैं, कौन होता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा समन्वय, मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रबंध के कार्यों की दूरी होता है, इसके आसपास ही सारे कार्य घूमते हैं, मतलब उसी से रिलेटेड होते हैं एक तरह से। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, समन्वय का फिल इन द ब्लैंक्स प्राथमिक कार्य है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके प्राइमरी जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो प्रथम एक तरह से मेन जो कार्य मान सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा प्रबंधकों का, मतलब जो प्राथमिक कार्य जो है, मतलब समन्वय को बनाए रखना किसका मेन दायित्व होता है, तो वो प्रबंधकों का कार्य है, ये उनका दायित्व होता है मैनेजमेंट का। फिर क्वेश्चन 8 है, समन्वय है मतलब जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है, क्या कहलाती है, कौन सी प्रोसेस है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, एवं ब दोनों, मतलब आवश्यक क्रिया और सतत क्रिया। मतलब ये नेसेसरी है कि बिना समन्वय के आप क्रियाओं को एक रूप नहीं रख पाओगे, और इसकी वजह से अपने टारगेट जो होंगे, अपने लक्ष्य होंगे, उनको प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत आती है। और सतत क्रिया ये लगातार चलती रहती है, ऐसे नहीं है एक बार आपने समन्वय निर्धारित कर लिया या समन्वय बना लिया तो उसके बाद आगे आपको समन्वय बनाने की जरूरत नहीं है, इसको रेगुलर बनाए रखना जरूरी है। फिर क्वेश्चन 9 है, निम्न में से किसके अनुसार संगठन का उद्देश्य समन्वय करना है। मतलब किसका ये मानना था कि जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है जो उसका, वो समन्वय करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन करना है, ये किसका मानना था। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा उर्विक। जो उर्विक थे वो ये मानते थे कि संगठन का उद्देश्य समन्वय करना है। फिर क्वेश्चन 10 था, किसी भी संगठन को जीवित रखने के लिए समन्वय आवश्यक है, यह कथन है। मतलब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको जीवित रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए समन्वय बहुत ज़रूरी है। ये कौन किसके अनुसार ये स्टेटमेंट है किसका, ये तो ये बर्नार्ड जो थे उनका ये मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, जीवित रखने के लिए ये समन्वय आवश्यक है, उसके बिना संगठन ज़्यादा लंबे समय तक अपने सर्वाइव नहीं कर सकता है।
फिर क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरी पार्कर फोलेट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। मतलब मेरी पार्कर फोलेट जो है उनने प्रिंसिपल्स बताए थे समन्वय के, तो वो कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से सिद्धांत हैं वो। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। क्या प्रारंभिक अवस्था से ही समन्वय, मतलब प्राइमरी स्टेज से ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब जो इनिशियल लेवल होता है उससे ही समन्वय किया जाना चाहिए। प्रत्येक संपर्क का सिद्धांत, मतलब जो डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो उसका प्रिंसिपल दिया था कि भाई जो ऊपर के लेवल के जो अधिकारी हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट रखें नीचे वाले लोगों से भी। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा अपने को ये माने कि हम अफसर लेवल हैं या ऑफिसर हैं तो हम उनसे कांटेक्ट नहीं करें पाएंगे। और पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, मतलब आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए, कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए। ये तीनों सिद्धांत मेरी पार्कर फोलेट द्वारा दिए हुए हैं कोऑर्डिनेशन के। फिर क्वेश्चन 12 है, दो समान स्तर के अधिकारियों अथवा विभागाध्यक्षों के बीच पाए जाने वाला समन्वय है। मतलब जो दो सेम लेवल के जो अधिकारी या विभागाध्यक्ष होंगे उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो उसको क्या कहते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेशन होएगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टल जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हो गया आपस में एक ही लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, एक समान लेवल पे। फिर क्वेश्चन 13 है, प्रत्येक व्यक्ति यदि केवल स्वयं के अधिकार क्षेत्र के कर्तव्य पूरा करके समन्वय का प्रयास करे तो यह समन्वय है। मतलब जो कोई भी जो कर्मचारी होगा, व्यक्ति होगा, वो अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र, मतलब जो उसकी पावर है, जितनी उसको राइट्स मिले हुए हैं, वो जो उस एरिया के ही ड्यूटीज़ पूरी करके अगर वो कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करता है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन होगा वो कौन सा कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कार्यविधि समन्वय, मतलब कार्यविधि समन्वय कहलाता है अगर वो खुद के ही कर्तव्य पूरा करके समन्वय बनाता है तो। फिर क्वेश्चन 14 है, जब प्रत्येक व्यक्ति सभी क्रियाओं के प्रति कार्य करके भी अंतिम परिणाम सकारात्मक लाए तो यह समन्वय है। मतलब जो अभी अपन ने बात करी सिर्फ खुद के अधिकार क्षेत्र तक ही करे, जब वो सभी क्रियाओं के प्रति कार्य करे और समन्वय निर्धारित बनाकर अंतिम परिणाम जो होगा, फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें वो पॉजिटिव लाए, मतलब अच्छा रिजल्ट दे, तो ये समन्वय जो होगा वो क्या कहलाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, सारवान। मतलब सारा कुछ करके सबसे कोऑर्डिनेट बनाते हुए सारी क्रियाओं में और पॉजिटिव वो रिजल्ट देता है तो वो समन्वय सारवान समन्वय मटेरियल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फिर क्वेश्चन 15 है, एक संस्था का सरकार, समाज, देश से समन्वय कहलाता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट से, सोसाइटी से या नेशन से समन्वय बनाती है तो उस जो कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा, उसको क्या कहेंगे। मतलब इन लोगों से अगर समन्वय करती है तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा बाह्य, मतलब एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन उसको कहते हैं, क्योंकि वो संस्था के बाहर के लोग हो गए तो उनके साथ समन्वय स्थापित किया जाता है तो वो बाह्य एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फिर क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय प्राप्ति का साधन है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन को प्राप्त करने का क्या साधन हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सारे तरीके हो सकते हैं, सारे मेथड्स हो सकते हैं। क्या प्रेरणा तथा प्रलोभन, मतलब उनको इंस्पिरेशन दे सकते हैं, उनको थोड़ा इंसेंटिव वगैरह दे के, उनको लाभ, मतलब ऐसा थोड़ा लालच दे के समन्वय करवाया जा सकता है। आदेश श्रृंखला हो सकती है, मतलब आदेश इस हिसाब से रखे जाएँ कि सबको समन्वय स्थापित करना पड़े और बीच बीच में निरीक्षण किया जाए, मतलब सुपरविजन करते रहें ताकि समन्वय को प्राप्त किया जा सके, समन्वय सब जगह निर्धारित किया जा सके। फिर क्वेश्चन 17 था, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय प्राप्ति में बाधा है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन है उसको बनाए रखने में क्या हर्डल्स है, क्या बाधाएं हैं, क्या दिक्कत आती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सारे बाधाएं हैं। क्या क्या सूझबूझ का अभाव, मतलब अगर मैनेजमेंट में और कर्मचारियों में अगर कोई सूझबूझ का अभाव होगा, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो समन्वय नहीं हो पाएगा। ज्ञान एवं क्षमता का अभाव, मतलब उनमें जो उनकी नॉलेज वगैरह है और जो उनकी एफिशिएंसी है उसमें कोई कमी होगी तो उसका भी फर्क यहाँ पड़ेगा। और बड़े उद्देश्य होंगे, ज़्यादा बड़े, अगर ये टारगेट्स डिसाइड कर लेंगे तो क्षमता से ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ समन्वय निर्धारित करने में, समन्वय बनाए रखने में बड़ी दिक्कत आएगी। फिर क्वेश्चन 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है। मतलब कौन ये मानता था कि जो समन्वय है वो प्रबंध का ही सार है, जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का ही एक सार है, कंक्लूजन है, उसी का ही पार्ट है, मतलब एक तरह से। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कुंटेज एवं ओ डोनेल। मतलब कुंटेज एवं ओ डोनेल का ये मानना था कि जो समन्वय होता है वो प्रबंध का ही सार होता है, मतलब इसी का ही रिजल्ट एक तरह से वो कंक्लूजन होता है। फिर क्वेश्चन 19 है, समन्वय जो पद श्रृंखला के भिन्न स्तरों पर कार्य करता है क्या कहलाता है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो को भी जो अपने पद होंगे, जो पोस्ट होती है उसकी वेरियस जो श्रृंखला होती है, मतलब अलग अलग लेवल पे
जो कार्य करता है, अलग अलग लेवल पे जो समन्वय होता है पोस्ट के, वो कौन सा समन्वय कहलाता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, लंबवत मतलब वर्टिकल जो समन्वय होगा वो कहलाएगा, जो अलग अलग लेवल के पदों पर कार्य समन्वय निर्धारित होता है वो। फिर क्वेश्चन 20 है, समन्वय के प्रमुख तत्वों में शामिल है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके जो प्रमुख जो तत्व होंगे, जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या जो तत्व होंगे उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा ए एवं ब दोनों, मतलब दोनों ऑप्शन होंगे। क्या क्या क्रियाओं को श्रृंखलाबद्ध करना, मतलब जो अपनी जितनी भी प्रोसेस होगी उनको श्रृंखलाबद्ध करना, उनको सिस्टमेटिक करना, और क्रियाओं को एकता के सूत्र में पिरोना, मतलब जो भी जितनी भी प्रोसेस होएगी उनको एक रूप बनाए रखना, मतलब एक के बाद उस हिसाब से चलें, मतलब श्रृंखला में रहे। एक तो कि भाई एक काम खत्म हो गया उसके बाद दूसरी काम शुरू है उस हिसाब से, और एकता बनी रहे उनमें। तो ये दोनों तत्व इसके समन्वय के होते हैं। फिर क्वेश्चन 21 है, समन्वय से आज से किसी संगठन की सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना है ताकि उनका कार्य सुविधाजनक ढंग से चलता रहे, ये कथन है। मतलब ये किसका कहना था कि समन्वय किसी भी संगठन की सभी क्रियाओं को सामंजस्य स्थापित करना होता है उनमें, ताकि उनका कार्य जो है वो सुविधाजनक ढंग से चलता रहे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा हेनरी फ्योल का ये मानना था। फिर क्वेश्चन 22 है, लुईस ए एलन के अनुसार समन्वय के तत्वों में शामिल है। तो जो लुईस ए एलन थे उनके हिसाब से समन्वय जो कोऑर्डिनेशन होंगे उनके जो तत्व होंगे उनमें क्या क्या शामिल है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दया आएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सारे तत्व एलन के अनुसार समन्वय के तत्वों में शामिल है। जैसे क्या क्या, संतुलन मतलब बैलेंसिंग, एकीकरण मतलब उनमें, और समयबद्धता, ये तीनों तत्व होने चाहिए तभी समन्वय अच्छे से हो सकता है एलन के अनुसार। फिर क्वेश्चन 23 है, निम्न में से कौन सी एक समन्वय की तकनीक है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन की एक टेक्निक कौन सी मान सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा स्वैच्छिक समूह कार्य भावना, मतलब वॉलंटरी जो सेल्फ जो कार्य भावना होती है समूह में करने की, मतलब ग्रुप में काम करने की जो भावना होती है कर्मचारियों में, ये एक समन्वय की तकनीक है जो आपस में समन्वय बनाए रखने में आसानी होती है इससे। फिर क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वाधर समन्वय का एक पैमाना है जिसमें प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी तथा अधिकार को ठीक नीचे के स्तर को स्थानांतरित करना शामिल है। मतलब जो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कौन सा एक पैमाना होता है जिसमें जो अपने मैनेजमेंट का जो लेवल होता है उसमें जो निर्णय लेने की जिम्मेदारी है, जो पावर है और जो राइट्स है वो ठीक नीचे के स्तर को, मतलब नीचे के लेवल को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मतलब जो अपर लेवल वाले जो मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे वो नीचे वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी मतलब राइट्स और जो पावर है वो डेलीगेट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कौन सा एक पैमाना होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा शक्तियों का प्रत्यायोजन, मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर कहलाती है, जिसमें शक्तियों को नीचे के लेवल पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में ही संभव है। फिर क्वेश्चन 25 है, निम्न में से किसे समन्वय स्थापित करने का तरीका नहीं माना जाता है, मतलब कौन से तरीके से कोऑर्डिनेशन अपन नहीं बना सकते हैं, कौन सा मेथड से कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा नियम तथा प्रक्रियाएं। तो रूल्स और जो प्रोसेसेस होगी उससे समन्वय स्थापित नहीं हो सकता, बाकी भिन्न कार्यात्मक टीम या लाइजन स्टाफ और लाइन प्रबंधन करके अपन समन्वय बनाए रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 26 है, संगठन में किस प्रबंधकीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कौन से मैनेजमेंट लेवल पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, कौन से लेवल पे ही अपन ये मान सकते हैं कि भाई उसमें कोऑर्डिनेशन अपने को चाहिए होता है, तभी अपने को अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा सभी स्तरों पर, मतलब सारे लेवल जितने भी लेवल है प्रबंध के, अपर मीडियम लो लेवल के जितने भी लेवल होंगे सब लेवल पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है किसी भी एक स्तर पे अपन ने कोऑर्डिनेशन कर लिया और बाकी छोड़ दिया हो, सब लेवल पे अपने को कोऑर्डिनेशन बनाए रखना जरूरी है। फिर क्वेश्चन 27 है, संगठन परस्पर संबंधित तत्वों की प्रणाली है जिसमें प्रत्येक तत्व बारीकी से अन्य लोगों के साथ संबंधित है, इसलिए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये समन्वय के किस सिद्धांत से संबंधित है, मतलब जो संगठन है वो परस्पर संबंधित तत्वों की प्रणाली है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आपस में जुड़े हुए तत्व होंगे, जो आपस में लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रणाली है।
जिसमें प्रत्येक तत्व बारीकी से अन्य लोगों के साथ संबंधित है, मतलब हर चीज़ दूसरे लोगों से जुड़ी हुई है, आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। मतलब जितने भी लोग लगे हुए वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उनको मिलकर काम करना चाहिए। तो ये कौन से सिद्धांत के हिसाब से, कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन बनती है, ये बात निकलती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा। पारस्परिक संबंधों का विकास, मतलब जो पारस्परिक संबंधों का विकास का जो सिद्धांत है समन्वय का, उसके हिसाब से ये बात निकलती है अपने। फिर क्वेश्चन 28 है, जब कर्मचारियों, उनके कार्य तथा उपलब्ध संसाधनों को समन्वित किया जाता है, उनका उत्पादन बढ़ता है। और ये जब अपने एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको जो अपने कार्य दे रखे हैं, वर्क दे रखा है, और उनके जो उपलब्ध संसाधन है, जो अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको अगर अपन कोऑर्डिनेट करते हैं और उसकी वजह से उत्पादन बढ़ता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या असर आएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन स आएगा, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने टारगेट्स फिक्स कर रखे हैं, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स जो बना रखे हैं, जो उनको पूरा करने में ये हेल्प करता है, फ़ायदा करता है कि अपन अपने जो कर्मचारी होंगे, उनके कार्य होंगे, जो संसाधन है, उनमें अपन कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं, तो इससे अपने उद्देश्य होंगे उनको पूरा करने में मदद मिलती है। तो साथियों, यहाँ अपने बिजनेस मेथड्स के जो जितने भी चैप्टर थे उनके MCQs मैंने एग्जाम से रिलेटेड जो बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनके MCQs लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।